जनता की अदालत लगाई और जनता की अदालत लगने के बाद यह तय किया देश ने कि इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यह देश का फैसला था, यह एसएसआर वॉरियर का फैसला था, यह दिशा के लिए न्याय मांगने वालों का फैसला था। अकेले क्यूबाइब का फैसला नहीं था, अकेले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन का फैसला नहीं था। उन सबके जन समर्थन से, उन सबके हौसले से यह तय हुआ कि इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए और यह लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जाए जो देश के लिए नजीर बने। तो जब आपके पास फैक्ट आ गए थे, आपके पास एविडेंस आ गए थे, आपने ये कैमरे पर बयान दिया है फडणवीस महोदय जी, तो वो कहां है वो एविडेंस? अब वो एसआईटी को एविडेंस नहीं मिला। आपका एसआईटी 2025 में एफिडेविट दे रहा है अदालत में कि वो तो सुसाइड ही था। तो फिर आपने एसआईटी क्यों गठित की? एसआईटी जो गठित हुई थी, आपका बयान था कि फ्रेश एविडेंस है, उस एविडेंस के आधार पर मैंने एसआईटी गठित किया है, क्योंकि तब आपको मीडिया में बयान देना था। आपको यह बात खाली उसको लेजिटिमाइज करना था कि एसआईटी क्यों गठित किया है। तो उसके लिए आपने तर्क ढूंढ लिया कि मुझे मेरे पास नए एविडेंस हैं, और अब आपकी वही पुलिस, वही एसआईटी फाइंडिंग्स अदालत में एफिडेविट देके कह रही है कि कोई सबूत नहीं मिला। और सबूत मिला नहीं, कोई जांच हुई नहीं। यह है आपके एसआईटी का कृतित्व और यह है आपका गवर्नेंस मॉडल। दुनिया का कोई मीडिया संस्थान आपको यह सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क डंके की चोट पर यह सवाल आपसे देवेंद्र फडणवीस जी पूछ रहा है कि आपका गवर्नेंस मॉडल किधर है? कैसी पुलिसिंग है आपकी? अरे रोज रोज वो अदालत में फटकार सुनती है आपकी पुलिस, रोज रोज आपको अपमानित होना पड़ता है, लेकिन लगता है कि उस अपमान का कोई मतलब नहीं है राजनेताओं के लिए। जो अदालत फटकारती है, डांटती है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमने दृष्टांत दिया हुआ है कि मुंबई पुलिस ने कैसे एक इसी प्रकार के मर्डर को करके उसको सुसाइड डिक्लेयर किया था और हाईकोर्ट ने भी उसको मान लिया और वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुंबई पुलिस झूठ बोल रही है, इसको हटाओ, नया फ्रेश एफआईआर करो और इंक्वायरी करो। ये मई 2025 का फैसला है, उसको कोर्ट कर रहे हैं। और तब मैं आपको कह रहा हूं कि कैसे मुंबई पुलिस की बदनामी हो रही है, कैसे मुंबई पुलिस को फटकारा जा रहा है, और ये आपका गवर्नेंस मॉडल है। यू आर द होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, अंडर योर नोज दिस ऑल इज हैपनिंग। तो who will be held responsible? Honorable Devendra Fadnavis Sahab, you tell me. Are you going to fix responsibility on others? Then who will be? Please tell us the name. And I'm sure that you don't have name. उसके बाद भी आपको सब कहते रहे कि नहीं देवेंद्र फडणवीस जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारे एविडेंस है हमारे पास आपके नाकारापन का, आपके डूबियस गवर्नेंस का, आपके झूठ का। और आप झूठ बोल रहे हैं ब्रॉड डे लाइट में। आप गुलदस्ते स्वीकार कर रहे हैं, आप अपने होम मिनिस्टर की अवहेलना कर रहे हैं, आप अपने प्रधानमंत्री की अवहेलना कर रहे हैं। पार्लियामेंट में विधेयक पेश होता है कि भ्रष्टाचारी, ड्रग डीलर वो बचना नहीं चाहिए। 30 दिन तक अगर वो जेल गया तो उसकी, वो मुख्यमंत्री रहे चाहे प्रधानमंत्री रहे, उसका पद जाएगा। इस तरह के विधेयक पेश हो रहे हैं। लेकिन हमारे गृह मंत्री को और हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सारे विधेयक से। इनका वो संदेश भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। खैर, संदेश तो हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चलिए नायडू को और उनको धमकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं तो आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। ये आपका स्टेटमेंट था कि नए एविडेंस आए हैं इसलिए हमने एसआईटी गठित किया है, और ये आपके पुलिस का एफिडेविट है कि कोई एविडेंस नहीं है, वो सुसाइड ही था। कोई जांच नहीं हुई, कोई सीन रिक्रिएशन नहीं हुआ, कोई पूछताछ दिशा के पिता से नहीं हुई। वही रिपोर्ट को साइट करते हुए कि हमने दिशा के फियांसे रोहन रॉय और बाकी जो सतवंत सिंह है और बाकी जो लोग थे उस रात को सबसे जांच कर लिया और सबने कंफर्म कर दिया है कि वो सुसाइड था। और वही
एफिडेविट आपने अदालत में पेश कर दिया। क्या आपकी साख बची देवेंद्र फडणवीस साहब? मित्रों, इसीलिए अब यह फैसला लिया जा रहा है कि न भूतो न भविष्यति लड़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी, और हम आप सबसे भी सहयोग चाह रहे हैं। यह लड़ाई बड़ी लंबी है। अब सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जब आप किसी हाई कोर्ट पर, आपको याद होगा पहले ही दिन, अप्रैल की बात है ये, अप्रैल में जब ये वहां मामला नहीं गया, जब कमिश्नर ने मार्च में एप्लीकेशन नहीं लिया, एफआईआर दर्ज नहीं किया, घुमाता रहा, डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात हुई, कमिश्नर तो भाग गया, एंटी रूम में छुप गया था जाकर के। तो जब अदालत का रुख किया हम लोगों ने, तो अदालत में रजिस्ट्रार ने मार्क कर दिया एक खास बेंच को, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच को। उस पर नीलेश ओझा ने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया और उन्होंने कहा कि हम इस बेंच में हमारा यकीन नहीं है, हमारे बेंच को बदला जाए। और उसके बाद क्या क्या गुल खिला। उसके बाद नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जा रहा है कि इन्होंने जज के ऊपर आपत्ति की है, और जिस जज के ऊपर आपत्ति की है उस जज के ऊपर आपत्ति प्रेस में जाकर के की है, इसलिए इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया गया और कंटेम्प्ट ऑफ केस का मुकदमा चल रहा है। वो हियरिंग कर रहे हैं, वो हियरिंग में शामिल हो रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह है मित्रों कि जिस शिकायत की बात पर इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चल रहा है, वो शिकायत लिखित रूप में नीलेश ओझा जी ने 2 वर्ष पूर्व ही अदालत के संज्ञान में लाया हुआ है। और अब नीलेश ओझा का तर्क है कि जो शिकायत हमने अदालत के संज्ञान में 2 साल पहले लाया, 24 महीने पहले, उस पर सुनवाई क्यों नहीं हुई, अदालत ने सुनवाई क्यों नहीं की? अब इसका कंटेम्प्ट किसके खिलाफ चलेगा मिलॉर्ड? और इसीलिए नीलेश ओझा ने अभी दूसरी याचिका डाल दी है कि मुझे कंपनसेशन दो, और मिलॉर्ड को कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसीलिए तारीख दर तारीख पड़ रही है और वो पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका तर्क था कि आपने मीडिया में जाकर के अदालत की अवमानना की है, माननीय जज की अवमानना की है।